दोस्तों दिसंबर 1984 जो भोपाल और उसमें रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक दिन साबित हुआ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसमें हजारों लोगों की घुट घुट के मौत हो जाती है। तो आखिर कौन जिम्मेदार था इस इंसिडेंट के पीछे, आइए यही फाइंड आउट करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 दिसंबर 1984 के दिन कुछ वर्कर्स एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी उन्हें आंखों में एक जलन सी महसूस होती है और वो फैक्ट्री में ढूंढना शुरू करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक पाइप से कुछ लिक्विड ड्रॉप कर रहा है और एक येलोइश गैस बाहर निकल रही है। यही बात वो अपने सुपरवाइजर को बताते हैं, लेकिन सुपरवाइजर सोचता है कि वो कुछ नहीं बल्कि पानी ही है और ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं। वो रोज की तरह लगभग रात 12 बजे के करीब चाय पीने के लिए गया और उनके टी ब्रेक के बाद लगभग पौने 1 बजे तक गैस की स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वर्कर्स की आंखें और ज्यादा जलने लगी, उन्हें खांसी उठने लगी और इसके अगले 2 घंटे बाद ये गैस पूरे भोपाल में पूरी तरह से फैल गई। जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की, जिसको आज के दिन एवर रेडी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसके सेल्स भी आपने यूज किए होंगे। ये कंपनी बैटरीज, रॉकेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिया में पहले इस कंपनी को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड या यूसीआईएल के नाम से भी जाना जाता। इस कंपनी में 49% स्टेक्स इंडियन इन्वेस्टर्स के थे, जिसमें सरकार के भी स्टेक्स थे। 1969 में इस कंपनी ने एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड सेविन को बनाने के लिए भोपाल में एक प्लांट सेटअप किया। आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल मिथाइल आइसोसाइनाइड या एमआईसी की जरूरत होती है। दोस्तों आपको बता दूं, एमआईसी काफी डेंजरस केमिकल होता है, जिसको सेविन को बनाने के लिए बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। साल 1980 में यूनियन कार्बाइड को काफी ज्यादा लॉसेज हुए और उन्हें अब कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत थी। तभी उन्होंने फैसला लिया कि वो एमआईसी को इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार से परमिशंस भी मिल गए। दोस्तों इस समय यूसीआईएल को बताया गया था कि उन्हें एक इवैक्यूएशन प्लान तैयार करना है, ताकि इन केस कभी कोई डेंजरस गैस लीक हो जाती है तो भोपाल के लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है, क्योंकि कंपनी जानती थी कि इस प्लांट में एक डेंजरस केमिकल तैयार होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। इससे पहले भी 1981 में फैक्ट्री में एक वर्कर की मौत हो गई थी एमआईसी गैस एक्सपोजर की वजह से, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ कंपनी जो सेविन नाम का पेस्टिसाइड बना रही थी उसकी भी सेल्स गिरने लगी थी, क्योंकि मार्केट में इसके चीपर सब्स्टिट्यूट्स आने लगे थे। इसके बाद तो कंपनी ने लापरवाहियों की हद ही कर दी। उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए वर्कफोर्स को रिड्यूस किया और तो और अंडर क्वालिफाइड वर्कर्स को हायर करना शुरू कर दिया और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया गया। इसके अलावा ना भोपाल के लोगों को ना कंपनी वर्कर्स को पता था कि कंपनी में कितने ज्यादा डेंजरस केमिकल्स को बनाया जा रहा है। दोस्तों अब एमआईसी गैस रिलीज कैसे हुआ इस पर भी नजर डाल लेते हैं। एमआईसी गैस को 3 बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 एंड E619। E610 और E611 में एमआईसी गैस को स्टोर किया जाता था और E619 को खाली छोड़ना होता था सेफ्टी के लिए। इसके अलावा E611 और E610 में एमआईसी को 60% तक ही भरा जाना था और सेफ्टी के लिए उसके ऊपर उसे नाइट्रोजन से कवर किया जाता था। दोस्तों इसको नाइट्रोजन से कवर करने के पीछे का रीजन है कि एमआईसी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, वाटर के साथ भी और इवन एयर के साथ भी। इसलिए इन टैंक्स के प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलरली चेक किया जाता था और इन टैंक्स में 2 पाइप्स होते थे। पहली पाइप पॉइजनस गैस को ले जाती थी बर्न ऑफ करने के लिए और दूसरी पाइप से नाइट्रोजन को भरा जाता था। यहां पर काम करने वाले वर्कर्स की ये ड्यूटी होती थी कि वो इन पाइप्स को रेगुलरली क्लीन किया करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन टैंक्स को 60% से ज्यादा नहीं भरा जाना था, लेकिन उस रात इनमें 60% से ज्यादा एमआईसी था और जिस तीसरे टैंक्स को खाली रखा जाना था उस रात उसमें भी एमआईसी को स्टोर किया गया, क्योंकि कंपनी सिर्फ पैसा बचाना और एक्स्ट्रा एमआईसी को स्टोर करना चाहती थी। दोस्तों जिस रात यह हादसा हुआ उस रात फैक्ट्री में और भी ज्यादा लापरवाहियां बरती गई। टैंक्स का प्रेशर नापने के लिए जिन इंडिकेटर्स का यूज किया जाता था वो भी खराब थे और तो और फैक्ट्री में एक अलार्म था जो ज्यादा टेम्परेचर होने पर बजता था, लेकिन उसे भी सालों पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन टैंक्स में एक पाइप था जो पॉइजनस गैस को ले जाता था बर्न करने के लिए एक वेंट स्क्रबर नाम की मशीन में, लेकिन वो भी स्विच ऑफ था और टैंक 610 के प्रेशर वॉल्व खराब हो चुके थे, लेकिन किसी ने उसे रिपेयर नहीं किया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फैक्ट्री में 2 बड़े अलार्म्स थे।
थे, एक वर्कर्स के लिए और दूसरा आसपास रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए, लेकिन उन्हें भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। 2 दिसंबर 1984 एक आम दिन था जब वर्कर्स ने पाइप्स को साफ करने के लिए उसमें पानी डाला, लेकिन उन्होंने देखा कि पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा है और यही बात उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताई, लेकिन उसने इस बात को बड़ा ही लाइटली लिया। उसने कहा कि पानी को बहने दो, रात वाले शिफ्ट के वर्कर्स इसे बंद कर देंगे। लेकिन जब तक रात वाले वर्कर्स आए तब तक पानी टैंक E610 के अंदर जाना लग गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि MIC वाटर के साथ बड़ी ही खतरनाक रिएक्शन करता है और वो रिएक्शन हुई, गैस क्लाउड बनने लग गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स की आंखों में जलन महसूस होने लग गई थी और यही बात जाकर उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताई थी, लेकिन एक बार फिर सुपरवाइजर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज रात की तरह 12 बजे अपनी चाय पीने के लिए गए, लेकिन 12:30 बजे तक वर्कर्स को पता चल चुका था कि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। टैंक्स का प्रेशर बढ़ता बढ़ता गया, क्योंकि वो टैंक जमीन के नीचे थे इसलिए जमीन भी टूटने लगी थी और इसके बाद कहीं जाके पानी को बंद किया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले 2 घंटे में ये गैस पूरे भोपाल में फैल जाती है और भोपाल में एक क्योस का माहौल क्रिएट हो जाता है, लोगों में भगदड़ सी मच जाती है और इसी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इसी के कारण ये गैस उनके घरों में घुस जाती है और जो लोग उस रात सो रहे थे वो नींद में ही मारे जाते हैं और हज़ारों लोग खांसते खांसते अपना दम तोड़ देते हैं और सुबह तक हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है और जानवरों की डेड बॉडीज भी सड़कों पर मरी मिलती हैं और इसी तरह ये हादसा इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर साबित होता है। दोस्तों, इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी पर कई क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड किए गए और उनमें से कुछ तो इस हादसे के 38 साल बाद भी आज भी ओपन है और कुछ विक्टिम्स को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ये थी भोपाल डिजास्टर की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।